पहले जो कल किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, क्यों? बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का कौन सा सेक्शन? 15। ठीक है, 15 का ब्रैकेट 2 किसकी बात करता है? क्या क्या चीजें ऐड होंगी? अच्छा, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है? अच्छा, इसमें ए पॉइंट किसकी बात करता था, याद है कुछ? हाँ, ये टैक्सेस वगैरह की बात करता था जीएसटी के अलावा। बी पॉइंट किसकी बात करता था, याद है? हैं? कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, शाबाश। ये हम छोटे छोटे लिखते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी। अच्छा, सी पॉइंट किसकी बात करता था? कोई एक्सपेंसेस की बात करता था। डी पॉइंट किसकी बात करता था? हाँ, ये बात करता था एडिशनल कंसिडरेशन की बात करता था। अच्छा, ई पॉइंट किसकी बात करता था? सब्सिडी की बात करता था। राणा, कौन सी वाली सब्सिडी ऐड होगी, कौन सी वाली सब्सिडी ऐड नहीं होगी? वेरी गुड, सारे खतरनाक हैं। 15 का ब्रैकेट 3 क्या बात करता है? किसकी चीज की बात करता है? डिस्काउंट की बात करता है। अच्छा, डिस्काउंट के बारे में बताओ थोड़ा, क्या क्या बातें हुई थी, कौन सा अलाउड है? ठीक है, अगर कोई ऐसा है कि अलाउड नहीं है तो वो कौन सा है? बताओ, कोई बताओ। हाँ, अगर, हाँ, वो तो अलाउड है, ठीक है, अगर इनवॉइस में हमने मेंशन कर दिया तो बात खत्म होगी, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब जिसने क्या करा गुड सप्लाई किए हैं, जो डिस्काउंट दे रहा है उसके आउटपुट लाइबिलिटी में से कम हो जाएगा, और सामने वाला जैसे जो आईटीसी लिया है उस पार्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। और सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अपने इनवॉइस को आप क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यार तुम हो खतरनाक भाई साहब, वैसे पढ़ रहे हो तुम। अगला चैप्टर शुरू करते हैं अब फिर, है ना, तो तुमने इतना पढ़ ही लिया तो फिर। अच्छा, सेक्शन 12 के बारे में पूछूं थोड़ा, बता दो यार। अनुज, बताओ जरा, सेक्शन 12 कुछ कह रहा था। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। आप बताओ, थोड़े एक दो पॉइंट बताओ, क्या पता मजा आ जाए सुन के। ये बंद कर दो इसको यार, है ना। हाँ, बताओ। हम्म, ठीक है। चलो, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बताओ। इनवॉइस की डेट, और वो डेट जब तक उसे इनवॉइस बनाना है, दोनों में से जो जल्दी हो ना। फिर हम बात करते थे कि जो मतलब कब तक बनाना है, तो वो अलग चीज थी, ठीक है। 12 के एक में ये था ना खाली कि वो बताता था कि जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, ये बोलता था 12 का एक ना। 12 का दो बोलता था फॉरवर्ड चार्ज है तो हम बताएंगे। तीन किसके लिए बोलता था? रिवर्स चार्ज के लिए। चार किसके लिए बोलता था? वाउचर। पांच किसके लिए बोलता था? रेसिड्यूरी क्लॉज। कहीं समझ नहीं आ रहा, हम बताएंगे। छह किसके लिए बोलता था? एडिशनल कंसिडरेशन। वेरी गुड। सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक बनाना होता है? 30 डेज, और किसी किसी के लिए ज्यादा टाइम था, 45 डेज था, अगर सप्लाई किसने दी है? बैंकिंग कंपनीज ने और इन सब ने, ठीक है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे देखो, एक होती है बैंकिंग कंपनी, एक होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना। मतलब जैसे एक आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह हो गए, ये बैंक नहीं है ना, ये एनबीएफसी है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कभी आपने सुना है कि मेरा मुथूट फाइनेंस में अकाउंट है और मैं एफडी बना रखी हूँ? नहीं सुना होगा ना। वो खाली लोन देते हैं आपको, आपसे डिपॉजिट देते नहीं है ना। और एसबीआई में तो आप लोन देते भी हो, देते भी हो। लोन देते मतलब एफडी वगैरह कराते हो, ठीक है। आप, हम कहाँ, है ना। तो बैंकिंग कंपनीज वगैरह के लिए क्या है, थोड़ी सी रियायत दे रखी है ना। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब जो चैप्टर है वो है रिटर्न्स। कौन सा चैप्टर है? रिटर्न का चैप्टर है। मतलब कहने का ये है कि हमने 12 कर लिया, 13 कर लिया और 15 कर लिया, ठीक है। अब 16, 17, 18, 19, 20 हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे कहाँ पहुंच रहे हैं? 37 से पहुंच रहे हैं। मतलब करेंगे वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आईटीसी वाले चैप्टर हम बाद में करेंगे, और रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? रिटर्न वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46 और 47, ठीक है। ये हमने क्या करना है इसमें? सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। 37 सबसे पहले जीएसटीआर 1 के लिए बात करेगा, 2B के लिए 38, 39 3B के लिए, 40 फर्स्ट रिटर्न के लिए, फिर 41, 42, 43 नहीं पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, 44 पढ़ना है सीधे से, ठीक है। एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, अगर रिटर्न लेट हुई है तो डिफॉल्टर, और उसके बाद इससे क्या लेट फी लगेगा, ठीक है। ये सेक्शन पढ़ना है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 37 की। 37 किसकी बात करता है? जीएसटीआर 1 की बात करता है। हमने क्या कहा था? जीएसटीआर 1 रिटर्न है कि स्टेटमेंट है? जीएसटीआर 1 रिटर्न है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है ना। जीएसटीआर 1 क्या है? एक, ठीक है, समरी है, एक स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न में सारी चीजें होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। कहीं पर रिटर्न भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37, रूल नंबर 59। रूल नंबर याद करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ कुछ रूल नंबर याद करेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है। वो है जीएसटीआर 1, ठीक है। तो क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 ऑन मंथली बेसिस अप टू 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रिलेवेंट मंथ, ठीक है। मतलब अभी आईएफएफ भी आएगा इसके बाद, ठीक है, वो देखते हैं हम। पहले एक काम करते हैं, एक बंदे की बात करते हैं, ये है एबीसी, एबीबी एंटरप्राइज, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है जीएसटी में? रजिस्टर्ड, 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 ठीक है, रजिस्टर्ड बंदा है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है और इसको भरनी है जीएसटीआर। जीएसटीआर 1 मैंने आपसे भरवाई भी थी, ठीक है। पहले कितने कॉलम थे उसमें? कॉलम कितने थे? 13 कॉलम है ना। अब उसमें बढ़ गया है एक आधे, 15 हो गए हैं, ठीक है। जो हमने उसे देख रहे थे ना, 9/5 वाला बढ़ गया था, वो हम करेंगे। 9/5 क्या होता है? तो जीएसटीआर 1 है, ठीक है। एक बंदा है एबीबी एंटरप्राइजेस, ये रजिस्टर्ड है, इसको जीएसटीआर 1 भरना है, ठीक है। तो इसने क्या किया? 1 मार्च 2024 से लेके तो 31 मार्च 2024 तक इसने क्या किया? पूरे महीने क्या की? सेल की, ठीक है। चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, किसी भी चीज की हो, सप्लाई दी है। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? नहीं कही, अगला रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया? कुछ रजिस्टर्ड बंदों को सेल की होगी, ठीक है। कुछ क्या रहे होंगे? अनरजिस्टर्ड रहे होंगे। तो इसको क्या करनी पड़ेगी? सारी क्या करनी पड़ेगी? सेल की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या करेगा बंदा? ये क्या करेगा? 11 तारीख तक, कब तक? 11th तक आप अपनी क्या करेगा? जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। और 11th कौन सी? अगर मार्च की थी तो कौन सी 11th? अप्रैल की, ठीक है। 10-11 दिन मिलते हैं
अप्रैल की। क्लियर? 11 अप्रैल तक उसे क्या करनी पड़ेगी, अपने GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 1 क्या है, आउटवर्ड हमारी जितनी भी सप्लाईज है उसकी क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, भरी भी थी ना, तो इसमें तो वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक मिनट रुको, अगला पेज निकालते हैं, पेजों की कमी नहीं है अपने पास। ओके, अच्छा देखो क्या होगा, जो एबीबी एंटरप्राइजेस था, कौन था, एबीबी एंटरप्राइजेस था, इसने सेल की थी और इसने क्या फाइल कर दी, GSTR 1। GSTR 1 फाइल कर दी इसने, कब कर दी, 11 तारीख। 11 तारीख तक इसने क्या कर दी, GSTR 1 फाइल कर दी। प्रोसेस कैसे चलता है, पहले प्रोसेस समझते हैं, फिर सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसने 11 तारीख तक अपने GSTR 1 फाइल कर दी। अब इसके GSTR 1 में क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, और जो इसने टैक्स क्या किया है, कलेक्ट किया है लोगों से। ठीक है, आउटवर्ड टैक्स है। क्लियर है, ये दो चीजें जाएंगी इसमें, डिटेल तो यही जाएगी ना मेन तो। अच्छा, ये जो टैक्स का अमाउंट है, अब क्या करेगा जीएसटी पोर्टल, इससे इसकी एंट्री कर देगा लाइबिलिटी लेजर में। कहाँ कर देगा, लाइबिलिटी लेजर में। कहाँ कर देगा, लाइबिलिटी लेजर में। एक बनाएगा लाइबिलिटी लेजर कि भाई देखो तुम्हारे GSTR 1 में जो है, सपोज करो तुमने दिखाया 1 करोड़ की सेल, उस पर 5% के हिसाब से 5 लाख का टैक्स आपने कलेक्ट किया है। GSTR 1 में आपने ये डिटेल दिखा दी। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल क्या करेगा, वो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी खड़ी कर देगा, इसके लाइबिलिटी लेजर में एंट्री कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो एबीबी एंटरप्राइजेस था, सिमिलरली इसने कहीं से परचेज भी की होगी, इसने कहीं से क्या की होगी, परचेज भी की होगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। तो सामने वाले ने इसको जो बिल दिया होगा, उसने भी अपनी GSTR 1 भरी होगी, अपनी क्या भरी होगी, GSTR 1 भरी होगी ना, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? हाँ जी, नहीं ना, उसने भी अपनी GSTR 1 भरी होगी। तो ये जो एबीबी एंटरप्राइजेस था, इसका एक लाइबिलिटी लेजर बन गया, और एक इसका बनेगा GSTR, कौन सा, 2B। ठीक है, अब जो इसने अपनी GSTR 1 में, जिस बंदे से इसने परचेज किया था, जो इसने अपनी GSTR 1 में इसका बिल चढ़ाया होगा, वो कहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके GSTR 2B में, इसके GSTR 2B में आ जाएगा। अगर इसने परचेज किया सपोज करो 50 लाख का, ठीक है, तो उस पर 5% के हिसाब से कितना टैक्स दिया, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। अगर इसने अपनी GSTR 1 में टाइमली ये बिल चढ़ा दिया, सपोज 11 तारीख ड्यू डेट थी, 11 तक अगर इसने चढ़ा दिया है और इसके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया है, तब तो इसको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। क्लियर? तब तो इसको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अपने आउटपुट जो इसका टैक्स होगा उसमें से इसको माइनस कर सकता है। ITC मिलने का मतलब तो ये हुआ। अगर ये करता है इसको 12 तारीख को फाइल, ड्यू डेट कब थी, 11 तारीख, अगर ये कब करता है, 12 तारीख को फाइल करता है, तो इसके 2B में ये नहीं आएगा। समझ गए? फिर ये कब ले सकता है उसका इनपुट, नेक्स्ट मंथ लेगा। कब लेगा, नेक्स्ट मंथ लेगा। क्लियर? तो एक तो इसको टाइमली रिटर्न भरनी पड़ेगी, और इसके 2B में आना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कर सकता है, इसका ITC दे सकता है। ठीक है, अगर आपके 2B में नहीं आ रहा, तो आप ITC नहीं ले सकते। ओके, इतना समझ आ गया? तो GSTR 1 के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ गया कि GSTR 1 से हमारी कहाँ जाएगी एंट्री, लाइबिलिटी लेजर में। और अगर हम परचेज करते हैं, तो अगला वाला, सामने वाला अपनी GSTR 1 भरेगा, तो हमारे पास कहाँ दिखाएगा उसका बिल, GSTR 2B में दिखाएगा। अगर 2B में बिल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ITC क्लेम करेंगे, नहीं तो ITC क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, अलाउड ही नहीं है। आगे रूल आएंगे कि अगर आपका 2B में ITC कम है और यहाँ ज्यादा ले लिया, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, है ना। एक्शन क्या लिया जाएगा, कैंसिल ही कर देंगे, फिर आप
चलो अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। पहली लाइन पढ़ ली, एवरी registered person shall be required to file a statement of outward supply in GSTR 1 on monthly basis up to 11th of the month succeeding the relevant month। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है आपने मार्च के महीने में सेल की है तो आपको अप्रैल के महीने तक क्या करना पड़ेगा, अप्रैल 11 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो अब देखो, कोई कोई हमने कहा था क्वार्टरली बेसिस पे भी GSTR 1 भरता है, कोई कोई कब भरता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी भरता है। ठीक है, तो देखो कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 5 करोड़। अगर देखो क्या कहता है, ओहो ये बने, ठीक है। हाँ? अरे यार ये तो होता रहता है। अब जो एबीबी एंटरप्राइजेस था, सपोज करो इसकी टर्नओवर जो है कब, पिछले साल में टर्नओवर इन द प्रीसिडिंग ईयर इज अप टू 5 करोड़। ठीक है, अप टू इसकी टर्नओवर कितनी थी, अप टू 5 CR, मतलब कहने का मतलब है 4 करोड़ थी, 3 करोड़ थी, 2 करोड़ थी, ठीक है, 5 करोड़ से कम थी। ठीक है, तो अगर 5 करोड़ तक थी तो इसके पास क्या है, एक ऑप्शन है, इसके पास क्या है, एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, ये जो है अपनी GSTR 1 कैसे फाइल कर सकता है, क्वार्टरली बेसिस फाइल कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या करेगा, अपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगा। पर एक दिक्कत आ जाएगी, बताओ क्या दिक्कत आएगी भाई। एक बंदा था PQR एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसने किससे माल खरीदा, एबीबी से। ठीक है, अब ये कब भरेगा, अप्रैल से जून तक की सेल ये कब भरेगा, जुलाई में भरेगा। PQR भरता है मंथली, PQR कैसे भरता है, मंथली। अब इसने अपनी 3 भी भरनी है, ठीक है, आगे बात करेंगे, रिटर्न भरनी है। अब इस ये तो कब चढ़ाएगा बिल, जुलाई में, इसके 2B में नहीं दिखाएगा, अप्रैल में परचेज की नहीं दिखाएगा, मई में परचेज की नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स भरना पड़ जाएगा मंथली बेसिस पे, क्योंकि ITC नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इससे बिजनेस करना बंद कर देगा, बोलेगा यार तेरे से माल खरीदने से बढ़िया ना हम किसी और से खरीद लेंगे, जो क्या करता हो, मंथली भरता हो। तो फिर बात वहीं की वहीं आ गई, ये इससे बढ़िया तो ये रिटर्न ही भर लेता। तो इसको बोला चल एक काम कर, तू क्या कर, तू GSTR 1 मत भर, तू IFF भर ले। क्या कर ले, IFF। IFF का मतलब क्या हो गया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप इनवॉइस बनाओ, अपलोड कर लो, इनवॉइस बनाओ, अपलोड कर लो। ठीक है, मैक्सिमम टर्नओवर कितनी, 5 करोड़। ठीक है, पर गवर्नमेंट कहती है कि देखो आप IFF तो भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके किसी एक मंथ में 50 लाख से ज्यादा की क्या नहीं होनी चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए भाई साहब। मतलब 50 लाख से ज्यादा की इनवॉइस नहीं अपलोड कर सकते हो। और वैसे 50 लाख बहुत है, 50 लाख तक बने गए, है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने 2 ही महीने का रजिस्ट्रेशन लिया था, या बाद में रजिस्ट्रेशन लिया था, तो 1 महीने में भी अगर आपका 50 लाख से ज्यादा जा रहा है तब भी आप क्या नहीं कर सकते, नहीं भर सकते। ठीक है, अगर अप्रैल में 50 जा रही है, मई में 50 जा रही है, फिर तो 5 करोड़ वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ऐसा हो कि आपने सपोज करो सितंबर अक्टूबर में कहीं रजिस्ट्रेशन किया है, पहले आपकी कम 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 भी क्वार्टरली भर रहे हो, लास्ट में आके आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा किसी एक महीने में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ना ऐसा, किसी एक महीने में कि 50 लाख के बिल हो जाए पर टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही नहीं, तो वो कहते हैं कि 50 लाख से ज्यादा के आपके बिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आप बढ़ जाते हो, फिर आपको
ठीक है, वही काम करो। तो इतना समझ आया? एक बार जरा पढ़ो इसको। इसको कब तक भरना होता है? इसको कब तक भरना है? आईएफएफ कब तक भरनी है? उसको 11 तारीख थी, इसको 13 तारीख है। इसको कब तक भरना है? 13 तारीख तक। मतलब अप्रैल में इसने जो सेल की, वो मई की 13 तारीख से पहले पहले अपलोड कर ले सारे बिल। ठीक है, इसमें डिटेल भी कम जाती है आईएफएफ में, उसमें ज्यादा डिटेल जाती है जीएसटीआर वन में। ठीक है, ज्यादा डिटेल इसकी कब जाएगी? जब क्वार्टर के एंड में क्या करेगा, जीएसटीआर वन भरेगा, तब इसकी पूरी डिटेल जाएगी। समझ गए? अब एक बार जरा रीड करो इस लाइन को। If turnover in the preceding year is up to 5 crore, such person has the option to file such statement on quarterly basis up to 30th on the month succeeding the relevant quarter. ठीक है, जीएसटीआर वन कब भरेगा? जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो अगले महीने की 13 को। और आईएफएफ कब भरेगा? जब महीना खत्म हो जाएगा तो अगले महीने की 13 को। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फाइल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, इन दैट केस the detail of the supply for the first and second month of quarter may be furnished using invoice for any period till 30th of the subsequent month, but only up to 50 lakh for each month. It will include debit note and credit note also. ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सारी चीजें इंक्लूड करके आपको कितना होना चाहिए? 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख तक ही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगला अगली लाइन क्या कहता है? रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश। हाँ, ये कहते हैं भाई साहब देखो। अच्छा, अब आपने क्या किया? आप इंटेलिजेंट बहुत हो, सबको ही पता है। ये था मई, ये है जून, ये है जुलाई। आप मंथली भर रहे हो। ठीक है, यहाँ आपकी टर्नओवर। ठीक है, और ये क्या है? आउटवर्ड टैक्स। ठीक है, टर्नओवर 1 करोड़, लाइबिलिटी 5 लाख। टर्नओवर 5 करोड़, लाइबिलिटी 25 लाख। टर्नओवर 20 लाख, टर्नओवर और टैक्स 1 लाख। ठीक है, तुमने बोला 2 महीने की भरनी ही नहीं जीएसटी, सीधे ये वाली भरनी है। सीधे क्या करनी है? ये वाली भरनी है, क्योंकि तुम क्या हो? इंटेलिजेंट हो। इन 2 महीनों में क्या टैक्स ज्यादा है, इन 2 महीनों की भरनी ही नहीं है, सीधे ये वाली भरनी है। बात करो। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा इसलिए 4 लाख। तो एक काम करते हैं, अगर तुमने पिछले महीने की जीएसटीआर वन नहीं भरी तो मैं आगे की भरने नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा आपने किया, मैं सपोज करो मई में था। मई में आपने क्या करे? जीएसटीआर वन भरते टाइम तो टैक्स लगता नहीं है। टर्नओवर कितनी थी? 1 करोड़, टैक्स कितना बन रहा था? 5 लाख। आपने क्या करे? जीएसटीआर वन भर ली। ठीक है, सामने वाले की टूबी में दिखा दिया, सामने वाला भी खुश। अब टैक्स कब भरना है हमें? जब हमें थ्री भी भरनी है, थ्री भी फाइल करेंगे उसके टाइम टैक्स पे करना पड़ेगा। तुमने क्या किया? मई की थ्री भी भरी, जीएसटीआर वन भर के छोड़ दी, और थ्री भी भरी ही नहीं। अब जून में तुमने दोबारा उसको सेल कर दी। अब तुमने सोचा कि यार देखो पिछले महीने की जीएसटीआर वन तो भरी ली है ना, खाली थ्री भी नहीं भरी, और वो मैं अभी भरूंगा भी नहीं। अगर ये नहीं भरूंगा तो टैक्स नहीं भरूंगा, टैक्स नहीं भरूंगा तो पैसे घर में करके घर में ही रहेंगे। तुमने सोचा जून की क्या करता हूँ, जीएसटीआर वन भर देता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा बेटा इतने 4 लाख। अगर तुम्हें थ्री भी नहीं भरी ना पिछले महीने की, तो इस महीने की जीएसटीआर वन भी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? कि अगर पिछले महीने की कोई भी रिटर्न बाकी है, चाहे जीएसटीआर वन है चाहे थ्री भी है, तो इस महीने की ना जीएसटीआर वन भरने देंगे, और थ्री भी तो क्या ही भरोगे फिर। ठीक है, क्योंकि पहले तो जीएसटीआर वन ही भरेंगे, तो जब जीएसटीआर वन ही नहीं भरने देंगे तो थ्री भी तो नहीं भरने देंगे। ओके, तो अगर पिछले महीने की कोई रिटर्न पेंडिंग है तो इस महीने की भूल जाओ, इस महीने की भूल जाओ। हम्म, ऐसे कैसे कर दिया? अनरजिस्टर्ड करना, अनरजिस्टर्ड ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप अपना जीएसटी कैंसिल करवाना चाहते हो तो बकायदा आपको फाइनल रिटर्न आगे पड़ेगी, हम फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसमें सारे डिटेल जाएंगे। उसमें ये भी होगा कि सपोज करो तुमने 5 लाख का माल लिया था, ठीक है, उसमें आईटीसी ले लिया, अब तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है 2 लाख रुपए का, कैंसिलेशन कर रहे हो, 2 लाख रुपए को डीप सप्लाई मानो, टैक्स वापस करो। समझिए, वो भी वापस करना पड़ेगा। जो बेच दिया उसको छोड़ो, जो बचा है उसका भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो।
हाँ, ठीक है, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि ऐसे देखो शुरू शुरू में लोग ना कर देते हैं, जैसे कि पहले की रिटर्न नहीं भरी, नहीं भरी है ना, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। इंडिया तो भाई साहब वैसे ही खतरनाक देश है। यहाँ भाई साहब कोई भी कुछ भी तिकड़म लगा सकता है ना। तो समझ गए, इतना समझ गए कि अगर पिछले महीने की है तो ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बोला देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, कुछ चीजें बोल रहे हैं यहाँ पर, और आगे बात करते हैं। हमने बोला जो अप्रैल में आपने सेल की है ना, उसके लिए GSTR 1 कब भरो आप? कब भरो? मई में भरो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल में सेल किए, तो अप्रैल में ही भर लो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब आप GSTR 1 का फाइल करने के लिए जाओगे, जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल की GSTR 1 का ऑप्शन ही नहीं आएगा आपको। जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, लास्ट दिन निकल जाएगा, मई की 1 तारीख से आपको ऑप्शन दिखना लग जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कुछ बंदों को ऐसा है जो अप्रैल में जिन्होंने सेल किए, वो अप्रैल में ही GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। उनमें कौन कौन है देखो, पहला तो है कैजुअल टैक्स पेयर्स, ठीक है। After the closure of their business, cancellation of GST of a normal taxpayer, a taxpayer who has applied for cancellation of the registration will be allowed to file GSTR 1 after confirming receipt of the application, ठीक है। कहने का मतलब ये है देखो, जो तुम कह रहे हो ना कि सेल कर दिया और अब सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैंसिल भी तब होगा आपका जब आपके सारे रिटर्न टिल डेट अपडेट होंगे, ठीक है। वहां तक क्या होंगे? अपडेट होंगे, सारे आपकी लाइबिलिटी चेक होगी, क्लियर? अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। बोला कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, GSTR 1 पहले फाइल कर देंगे। एक क्या लिखा हुआ है इसमें? कैजुअल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है, CTP, ठीक है, कैजुअल टैक्स पेयर। अच्छा, ये कौन होता है? ये कौन होता है? ये होता है, जैसे सपोज करो कोई बंदा दिल्ली से बाहर का बंदा है, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे दिल्ली में ना कुछ वो लगते हैं, ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं, है ना। तो वहाँ क्या है, बाहर के लोग आते हैं और अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं, शॉप वगैरह जो भी उन्होंने करनी है, और उस ट्रेड फेयर में अपना माल बेचते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, ऐसे बंदों को बोला, उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो अब ये कुछ टाइम के लिए इंडिया आता है, मैं इंडिया कह रहा हूँ, दूसरी स्टेट में आता है कुछ टाइम के लिए, मतलब इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा 90 दिन के लिए, ठीक है। फिर बढ़ा सकते हैं 90 दिन और मैक्सिमम, ठीक है। तो इनको रजिस्ट्रेशन ही इतने दिन के लिए मिलेगा कि भाई आप आए हो, अपना सामान वामान बेचोगे, फिर वापस चले जाओगे। ये हो गए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कैजुअल टैक्स पेयर जिसकी बात हो रही है। अब ये क्या करेगा, सपोज को ट्रेड फेयर है 15 दिन का, ठीक है। अब इनको ऐसा भी करेंगे, जैसे जब ये आएंगे ना, तो इनको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इनको पूछेंगे कि भाई तू कितने का माल बेचेगा, लगभग बोला 10 लाख रुपए का। 10 लाख के ऊपर टैक्स हो पहले, एडवांस में टैक्स ले लेंगे। कौन ढूंढेगा भाई, तुम यूपी से बंदे चले गए उधर, है ना, और बाद में उन्होंने माल वाल बेचा, अपना आ गए वापस। दिल्ली गवर्नमेंट भाई साहब ढूंढती फिर रही है ना। तो दिक्कत वाला काम है। तो इनसे क्या करते हैं, एडवांस में टैक्स भी ले लेते हैं कि भाई आ जाओ, आ रहे हो, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लो, जितनी आपने सप्लाई करनी है एस्टिमेटेड, उतना टैक्स पे कर दो, क्लियर। बाकी कम ज्यादा हुआ तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो दूसरी स्टेट से हमारे पास आया है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, खाली ऐसे ही काम करने के लिए, जैसे ट्रेड फेयर में कोई लोग अपना सामान लगाते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो वो कौन हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसको बोला भाई एक काम कर, तूने अगर 15 अप्रैल, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक काम किया ना, तो अपना GSTR 1 अप्रैल के महीने में ही भर के भाई साहब आता है, ठीक है। तो मई का इंतजार मत करना कि 11 मई भरूंगा, क्लियर। और दूसरा, जिस बंदे ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, उसको भी बोलते हैं भर लो। या तुमने 15 अप्रैल को कैंसिल किया, भरो 16 अप्रैल को, भरो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, क्लियर। इतना समझ आया नहीं आया? यहाँ तक पहले एक बार पढ़ो आराम से, और यहाँ तक एक बार डाउट।
यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे कैसे हो गया तुम, मतलब कोई डाउट ही नहीं है? मैं क्या तुम्हें इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, या तो तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो? जैसे कोई बाहर का बंदा आ गया, अभी आप देखा कोई आपका सवाल नहीं होगा, वो जैसे नॉर्मल आएगा तो ये लाख का सवाल है, तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड हुआ तब करना पड़ेगा। हाँ हाँ। वैसे तो ऐसा होता है भाई साहब, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो चाहे 1 रुपए की भी हो तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बात है, अगर आप अपनी स्टेट से बाहर माल बेच रहे हो, चाहे 1 रुपए का भी बेचो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कहती है ना कि देखो, अगर आप उत्तराखंड के बंदे हो, आप माल भेज रहे हो दिल्ली, अच्छा दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब तुम छोटे बंदे नहीं हो भाई साहब, तुम क्या हो, बड़े बंदे हो। गुड्स के केस में अगर 1 रुपए का भी माल तुम बाहर बेच रहे हो अपनी स्टेट से बाहर, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। हाँ, सर्विस के केस में लिमिट है, सर्विस के केस में लिमिट है, मतलब वो हर स्टेट वाइज है। जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करेंगे तो पूरा सेक्शन 22 उसी के ऊपर है। सेक्शन 22 बोलता है कौन सा बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या क्या लिमिट है। किसी स्टेट के लिए सपोज 20 लाख है तो किसी के लिए 10 लाख है। ठीक है, सर्विसेज के केस में। हाँ, और गुड्स के केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है। ठीक है, सेक्शन 22 बात करता है लिमिट के बारे में, क्या लिमिट रहेगी। ठीक है, और सेक्शन 24 बात करता है कि कब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 23 बोलता है कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, तो वो हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। ओके, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन हो गया? अगर वो बाहर से आया है बंदा हमारे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है रजिस्ट्रेशन करो, 5 दिन पहले अप्लाई करो, एडवांस में टैक्स दो, उसके बाद एडजस्ट कर लेना, आधे महीने में रिटर्न भर के अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और वापस। ठीक है, 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है मैक्सिमम, उसके बाद 90 दिन आप बढ़वा सकते हो। हाँ, 180 दिन से ज्यादा नहीं, 180 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, तो उसको 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा ना, तो फिर बाद में उसे और भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का तो है ही, बाद में और भरना पड़ेगा। वो बताएगा ना कुछ एस्टिमेट मेरा इतना है लगभग। हाँ, तो परमानेंट अपना रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन करो, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो और अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। कैजुअल वाले से तो ज्यादा बढ़िया रेगुलर वाला है ना, तुम हमारी स्टेट में आओगे, बिजनेस करोगे, हमारे बंदों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके हमें दोगे। अगर अपनी ब्रांच तुम वहां खोलना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, तब तो आप रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन करो और उम्र काम करो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कैजुअल हो, कुछ दिन के लिए आए हो, तो भैया ये तो गलत वाला काम है ना, तुम टैक्स कलेक्ट करके भागे। तो ऐसा हो सकता है ना, मैंने 10 लाख का माल बेचा, 18% के हिसाब से उस पर टैक्स कलेक्ट कर दिया, तो वो 1,80,000 टैक्स कलेक्ट कर लिया, और अगली रातों रात गायब। टेम्पो में सामान रखा और सीधा टोल नाके पार किए एयरपोर्ट, और पैसे। हाँ। मतलब बचा हुआ सामान, सामान भेज दिया, चलो यही मान लो, पैसे सीधे टेम्पो पे पैसे। 1,80,000 रुपए, 11,80,000 टेम्पो में है। हाँ हाँ, 11,80,000, तभी तो कह रहा हूँ, और सीधे घर। अब आके दिखा दे कोई हमारे इलाके में, वही वाली बात हो जाएगी ना। अब आके दिखा दे कोई इलाके में, पकड़ लिया तो ब्याज भी लेंगे, लेट फी भी लेंगे, और फिर मारेंगे भी, कूटेंगे अलग से, है ना। हाँ, जेल हो जाएगी तुम्हारे। और ऐसा होगा रिकवरी के लिए, जैसे हाँ हाँ, रिकवरी के लिए जब बंदे को वैसे बंद करते हैं ना, तो बताते हैं कि बहुत छोटा सा कमरा होता है, बिल्कुल अंधेरी कोठरी जैसी, छोटा सा कमरा, उसी में 15-20 बंदों को घुसेड़ देते हैं, मतलब ऐसे कि तुम खड़े हो तो खड़े ही हो, इतनी जगह होती है वहां पे। तो फिर बोलते हैं कि भैया, जैसे सपोज करो ये है, इसने चोरी वोरी कर ली टैक्स की,
जो कि ये करेगा, क्योंकि इसके पास काम धंधा है नहीं। इसने चोरी कर दी टैक्स की, और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो छोटे से कमरे में बंद कर दिया। फिर बोलेंगे रिश्तेदारों को कि भैया अगर छुड़ाना है तो टैक्स भरो, ऐसे भरो। तो अपने एक दो रिश्तेदार ऐसे रखना कि जो पैसे वाले तो हो, दिल वाले भी हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, द रिटर्न सेल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि नहीं बताया था, सही बताओ। अच्छा ये बताओ, बी टू सी हमने एक कॉलम देखा था, बी टू सी स्मॉल और बी टू सी लार्ज। हाँ बताओ, बी टू सी स्मॉल में कौन से इनवॉइस जाएंगे और बी टू सी लार्ज में कौन से इनवॉइस जाएंगे। बहुत देर तक हमने बात की थी इसके ऊपर, क्या था ना। हाँ, टर्नओवर है। अगर मंथली सेल नहीं, एक बिल जिसका 2.5 लाख का हो ना, मतलब कह रहे टर्नओवर, पहले ये पूछूंगा मैं सामने वाले से, हेलो अरे यार बताना तेरी टर्नओवर कितनी है साल की। और बोले क्या काम था, "अरे तेरा बिल चढ़ाना था यार, बी टू सी स्मॉल में डालूं कि लार्ज में डालूं"। तो मतलब फिर बंदा यही काम करता रहेगा, है ना। सपोज उसने 1000 बंदों को किया भाई साहब, तो पहले उसे कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा। अब बताना जी तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, फिर किसी ने गलत बता दी तो उसकी गर्दन फिर पकड़ी जाएगी। तो मतलब अगर कोई इनवॉइस आपका कितना है, 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बी टू सी लार्ज में दिखाना पड़ता था, ठीक है। वो भी कौन सी सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाईज, इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। बाकी तो आप लोगों को पता ही था, पहला कॉलम में क्या जाता था, बी टू बी वगैरह की सेल जाती थी, ठीक है। ओके, ये तो करने की जरूरत नहीं है ना कॉलम में, ये तो हमने सारे कर दिए थे, किए थे, मतलब कर दिए थे, मतलब ये तो हमने सारे देखे हैं प्रैक्टिकली भर भर के, ठीक है। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जीएसटीआर 1 कब तक फाइल कर सकते हो, कितना लेट कर सकते हो, 3 साल तक की जीएसटीआर 1 भर सकते हो, ठीक है। और लेट करते करते फाइन भी भरना पड़ेगा, जो भी होगा, ठीक है। हालांकि अभी जीएसटीआर 1 पे फाइन ले नहीं रहे हैं, पर है वैसे फाइन का प्रोविजन इसमें, ठीक है। हैं? पकड़ेंगे भरवाएंगे तुमसे, आ जाओ, ठीक है। हाँ वही बात करके, ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, तो लेट फी लगता रहेगा ना आपका, लेट फाइन तो लगता ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें छोड़ देंगे ऐसे ही, हैं? छोड़ देंगे मतलब भरवाएंगे, सारा फाइन भरवाएंगे तुमसे। हाँ भरो, घर बार तो देखेंगे ही देखेंगे। और जैसे इसके बाद घर बार भी कम है, तो इसको कोठरी में ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा उसके नीचे एक लाइन लिखी है देखो, इफ एनी पर्सन, मतलब किसको जीएसटीआर 1 वगैरह नहीं भरने देंगे, किसी को ऐसे भी करेंगे ना कि हम तुम्हें भरने ही नहीं दे रहे जी, कर सकते हैं ना, ये तुम्हारा ब्लॉक ही कर देंगे, जीएसटीआर 1 तुम भर ही नहीं पाओगे। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि चलो ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया, अब मैं भर नहीं पाया, तो क्या मुझे लेट फी फिर भी भरना पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, ये जो रीजन लिखे हैं कुछ, अभी बात करते हैं इनके बारे में। गवर्नमेंट ने तुम्हारा जीएसटीआर 1 भरना ब्लॉक कर दिया, नहीं भर, अब ये बताओ कि अब मुझे 11 तारीख को भरना था, मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मैं जीएसटीआर 1 में भर नहीं पा रहा हूँ, मतलब उसे सुलझाते सुलझाते उस मामले को 11 की जो है, अगले महीने की 11 आ गई, या उसके बाद भी 11 आ गई, ठीक है। तो क्या उस पीरियड पे लेट फी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तुम्हारी गलती थी इसलिए आपने ब्लॉक किया है, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, समझ गए। देखो उसमें रीजन लिखे हैं कब ब्लॉक करेंगे, ऐसा थोड़ी कि यार इसका ना नाम कुछ पसंद नहीं आया, ब्लॉक कर दो, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, गवर्नमेंट को भी रीजन देना पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट को भी रीजन देना पड़ेगा, इसलिए ब्लॉक किया है। ओके, तो क्या कहता है, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड अ नोटिस अंडर रूल 88C और 88D, such person shall not be allowed to furnish GSTR 1 or IFF for a subsequent tax period unless he has either deposited the amount or has furnished a reply. If any person has not complied with the Rule 10A, he will not be allowed to furnish GSTR
वन। ठीक है, तो क्या नहीं फाइल करेगा ये, GSTR 1 नहीं फाइल करेगा। कब नहीं करेगा? अगर जो है रूल, ये रूल याद कर ले, 88C और रूल 88D और रूल 10। अच्छा आप बताओ 88C क्या कहता है, 88C क्या कहता है और 88D क्या कहता है? मैंने बात की थी GSTR किसकी, 1 की, और मैंने बात की थी GSTR 2B की। ठीक है, GSTR 1 और GSTR 2B की, पहले ये दो चीजें। रूल 88C क्या कहता है? रूल 88C कहता है कि आपने GSTR 1 फाइल की, उसमें आपने अपनी लाइबिलिटी दिखाई 10 लाख। अपनी लाइबिलिटी कितनी दिखाई? 10 लाख। और कलाकार ऐसे हैं कि 3 भी फाइल करी, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत है, तो बोला अच्छा अगले महीने की GSTR 1 नहीं भरने दोगे जब तक 3 भी नहीं भरनी है। नहीं, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ लाइबिलिटी 10 लाख दिखा दी, यहाँ लाइबिलिटी 10 हजार दिखा दी, और 3 भी फाइल कर दी। क्या कर दी? 3 भी फाइल कर दी। अब उसने तो ये देखा सिस्टम में कि 3 भी फाइल है, चलो अगले महीने की भर लो, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल 88C में लिख दिया कि भैया देखो, अगर आपकी GSTR 1 में आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है और 3B में कम है, 3B में कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस तो पे करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको क्या देगी, इसका नोटिस इश्यू करेगी, इसका नोटिस इश्यू करेगी। कौन से में करेगी? DRC 01, DRC 01, ठीक है, बी, DRC 01B। DRC 01 में क्या आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस आएगा। DRC 03 में आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी होती है। DRC 03 में क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होती है। एक काम करो ना, इसका अगला पेज खोलो, नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पे आओ, 91 पे आओ। 91 पे आओ। 88C क्या कहता है, लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन GSTR 1 एंड 3B। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने GSTR 1 भरी, IMF भरी, उसमें आपने लाइबिलिटी ज्यादा दिखा दी, और आपने 3B भरी, उसमें लाइबिलिटी कम दिखा दी, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नाम का नोटिस इश्यू हो जाएगा DRC 01B में। ठीक है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी DRC 03 में, यहाँ लिखा नहीं है DRC 03, कोई बात नहीं। ओके, आपको अलोंग विद इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में, सेक्शन 50। अच्छा, अगर देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका जेन्युइन रीजन हो, है ना, कि आपने GSTR 1 में गलती से इनवॉइस की वैल्यू ज्यादा चला दी थी और आपने 3B में सही भरी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ना आपने पेमेंट की, ना आपने रिप्लाई किया, तो आपको GSTR 1 नहीं भरने दिया जाएगा। समझ गए? क्लियर? अरे बताओ यार, क्लियर हो गया? ये वाला क्लियर हो गया? अच्छा, अब 88D पे आते हैं। अब 88, अच्छा इसके लिए कौन सा मैंने बताया, DRC 01B। ठीक है, अब 88D क्या बोलेगा, आपके 2B में आ रहा था, आपको कितना इनपुट लेना है, मात्र 2 लाख रुपए, और आपने 3B में कितना ले लिया, GSTR 3B में आपने कितना ले लिया, 3 लाख रुपए ले लिया। मतलब हो सकता है कि आपके पास इनवॉइस कितने की थे, 3 लाख रुपए के, और आपका जो ITC अलाउड था एज पर GSTR 2B वो कितना था, खाली 2 लाख रुपए। आपने कितना क्लेम कर दिया, 3 लाख रुपए। बोला अच्छा, ये तो तुमने काम खराब कर दिया, दो इसको DRC 01C, इसमें इसको क्या दो, नोटिस दो। अब बोलेंगे कि भैया आप जो है, आपने क्या किया है, 2B में आपका 2 लाख आ रहा था, 3B में आपका 3 लाख आ रहा था,
अब आप चुपचाप से सरल शरीफों की तरह क्या करो, ठीक है, आईपीसी वापस कर दो, टैक्स पे कर दो, बात खत्म। ठीक है, अगर तुमने टैक्स पे नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया, तो बात वही, आपसे टैक्स तो हम वसूल ही लेंगे जैसे तैसे, कोठरी हमारे पास खाली है ही, अभी आपको फिलहाल जीएसटी भर भी नहीं भरना। समझ गए? क्लियर हो गया? 88C और 88B क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब 10A क्या बोलता है? अगर 10A ऐसा बोलता है कि ना, 10A ये कह रहा है, इसमें है 10A, नहीं भी है तो चलो मैं वैसे ही बताता हूँ 10A। ठीक है, 10A क्या बोलता है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो 10A बोलता है कि भैया 45 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दो, अपनी बैंक की डिटेल हमें सबमिट कर दो। मैक्सिमम कितने दिन का टाइम है? मैक्सिमम कितने दिन का टाइम है? 45 दिन का टाइम है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम 45 दिन का टाइम है, पर एक कंडीशन और है इसमें। 10A में हमें क्या करना पड़ता है, जब हम नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें बैंक डिटेल क्या करनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा होगा ना, आप रजिस्ट्रेशन लोगे उसी के बाद तो बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक वाला बोलेगा जीएसटी सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, कहाँ ठिकाना लाओ, है ना। आप कब अकाउंट खोलोगे? मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और 45 दिन से ज्यादा क्या दोगे? ठीक है, और बोला या तो 45 दिन, या तो 45 दिन, या ड्यू डेट टू फाइल GSTR 3B, GSTR 3B। सपोज करो मंथली की बात चल रही है, आपने 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कराया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। 45 दिन कौन सी डेट से? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उससे 45 दिन। आपने 16 अगस्त को अपना क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराया। अब इसको GSTR 3 भी भरनी है 20 सितंबर को, तो 20 दिन इधर के, 16 इधर के, 15-16 जितने भी बनेंगे, ठीक है। कितने दिन हो रहे हैं? 36 दिन। तो आपको 36 दिन में ही बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। अगर सपोज करो आपने 30 अगस्त को किया होता रजिस्ट्रेशन, तो आपको रिटर्न कब तक भरनी पड़ेगी? 20 सितंबर तक भरनी पड़ेगी ना। तो कितने दिन बचे? 20-21 दिन। तो आपको 20-21 दिन में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये 45 दिन तो वैसे ही बोल दिया है, मैक्सिमम 45 दिन है। तो तब कब होते हैं 45 दिन? तो सपोज आपने कब कर दिया, 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो 31 दिन कब के? अगस्त के, और बाकी 14 दिन सितंबर के, तो 45 दिन पूरे हो जाते हैं। आपको 15 सितंबर से पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वरना आपको रिटर्न भरने नहीं देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? 20 सितंबर, मतलब ये तो मैंने ड्यू डेट लिखी है कि 20 सितंबर, सपोज उसकी कब की है, ड्यू डेट कब भरनी है, कब भरनी है उसने 3 भी 20 सितंबर, किसी किसी को 24 भी भरनी होती है, ठीक है। वो हम बात करेंगे आगे। हाँ, अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग है, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन खाली और कर देते हैं अभी, है ना, कि कहता है वेदर नील GSTR 1 इज टू बी फाइल्ड। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी 1 भी रुपए की सेल नहीं है, तो क्या आपको नील की GSTR 1 भरनी पड़ेगी? तो कहता है कि GSTR 1 भरनी पड़ेगी, सबको मैंडेटरी है, सभी टैक्स पेयर को, और कैजुअल टैक्स पेयर को भी, अगर तुमने कोई बिजनेस नहीं किया है तब भी, ठीक है। तब आपको क्या भरना है, कोई बिजनेस नहीं किया है तो नील की GSTR 1 भरनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, इसमें तो कह रहा है SMS के थ्रू भी भर सकते हैं, तो एक बार देख लेना SMS के थ्रू कैसे भरते हैं, ठीक है, वेरीफाई करेंगे OTP से। ओके, तो कहने का मतलब, अगर आपका 1 भी रुपए की टर्नओवर नहीं है, तो क्या कहता है कि फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर, इवन if there is no business activity in any particular tax period. For such tax period, a nil GSTR 1 is required to be filed. क्लियर? अगर ऐसा कोई टैक्स पीरियड है जिसमें आपकी 1 भी रुपए की सेल नहीं है भगवान की दया से, तो आपको फिर भी नील की GSTR 1 भरनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो
आज हमने कौन सा सेक्शन किया? 37। कौन सा सेक्शन किया? 37। कौन सा? जीएसटीआर 1। वैसे जीएसटीआर 2B का है 38। तो 2B भी हो ही गया हमारा। 2B क्या होता है? सामने वाला सेल चढ़ाएगा, हमारे 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, जो हमारा 2B में अमाउंट आ रहा है वो हमें उतना ही आईटी से हम क्लेम कर सकते हैं। बस ये 2B भी खत्म हो गया वैसे तो। ठीक है।